अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये रहस्यमयी और अजीब घटनाएं जिस अंदाज में शुरू हुई वो अपने आप में ही एक रहस्य है। लोगों में इन घटनाओं के बारे में जिस कदर गलतफहमियां और अफवाहें मशहूर हैं, उन्हें देखते हुए मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि सिलसिलेवार इन सारी बातों को सही सही पेश कर दूं, ताकि इस कहानी की असल तस्वीर सामने आ सके। सबसे पहले मेरे बारे में कुछ बातें सुन लीजिए कि शुरू से आखिर तक इस ड्रामाई और भूतिया कहानी का ताल्लुक मुझी से है। मैं 30 साल का एक सेहतमंद और मजबूत दिल दिमाग रखने वाला आदमी हूँ। जब मैं 7 साल का था, पहले मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और उससे अगले बरस मेरी मॉम इस दुनिया से चल बसी और मैं अपनी एक आंटी के पास चला गया, जिन्होंने बड़े लाड प्यार से मुझे पाला पोसा, मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे पापा का एक छोटा भाई भी था, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा देखा था, क्योंकि वो ख़ानदान से अलग होकर एक लंबे अरसे से साग पैरी के एक दूर दराज इलाके में रह रहा था। मेरे इस चचा का नाम एम्स विल्डर था। मुझे खूब याद है कि जब भी मेरे माँ बाप या दूसरे रिश्तेदार उसकी बात किया करते तो उनके चेहरे बेहद सीरियस हो जाते और नफ़रत के जज्बात उबलने लगते। वो उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते जो मेरी समझ से परे थीं। वैसे इतना मैं जान गया था कि वो मेरे चचा को मनहूस जादूगर या शैतान कहकर पुकारा करते थे। मेरे पापा ने सख्ती से मना किया था कि ख़ानदान का कोई भी आदमी एम्स फिल्डर से कोई भी ताल्लुक़ ना रखे, क्योंकि ऐसे बद किरदार और बदनीयत आदमी से किसी वक्त भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए शुरू ही से चचा के बारे में ये बातें मेरे कानों में पड़ती रही थीं। इसलिए मुझे नेचुरली उससे नफ़रत हो गई। कभी कभी मैं सोचा करता कि आखिर ये शख्स कैसा होगा जिससे सभी डरे हुए और नाराज़ हैं। काश मैं उसे देख सकता। मुझे घर के एक पुराने नौकर की ज़बानी पता चला कि एम्स फिल्डर की एक तस्वीर घर की लाइब्रेरी में मौजूद है, लेकिन उसके दरवाजे पर हर वक्त एक मोटा सा जंग लगा ताला पड़ा रहता था। मैंने एक दिन पापा के कोट की जेब से चाबियों का गुच्छा चुराया, लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। पुरानी और धूल में अटी किताबों की बदबू कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। दीवारों पर हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, जिन पर धूल मिट्टी की मोटी तह जम गई थी। एक मेज़ पर चढ़कर मैंने उन तस्वीरों पर से धूल झाड़ी और सबको गौर से देखने लगा। उनमें मेरे लेट दादाजी, मॉम, आंटी और दूसरे ख़ानदान के कई लोगों की तस्वीरों के नीचे नाम लिखे थे, जिनसे उन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उन तस्वीरों को देखता हुआ जब मैं कमरे के दूसरी दीवार के करीब पहुंचा, तो काले रंग की लकड़ी की एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेम में लगी हुई एम्स विल्डर की तस्वीर दिखाई दी। मुझे एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने मुझे वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया हो। उस तस्वीर को देखते ही मेरे दिल में दहशत और डर के साथ साथ बेहद नफ़रत और घृणा के जज्बात पैदा हुए। तस्वीर में जो शख्स कुर्सी पर बैठा था, उसकी शक्ल व सूरत और हुलिये से मालूम होता था कि कोई बहुत ही चालाक और मक्कार आदमी है। उसकी छोटी छोटी आँखें, तोते की जैसी मुड़ी नाक, तंग पेशानी यानी छोटी सी पेशानी, बड़े बड़े कान जिन पर बाल उगे हुए थे, पतले पतले और भिजे हुए लाल होंठ जिन पर एक गंदी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। एम्स विल्डर की रहस्यमयी शख्सियत यानी व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए काफ़ी थे। मेरी उम्र उस वक्त 6 साल की थी और मुझे खूब याद है कि अपने चचा के इस तस्वीर के निशान मेरे दिमाग पर इस तरह बैठ गए थे कि मैं कई दिन तक डरा रहा। और जब पापा को पता चला कि मैंने लाइब्रेरी में जाकर चचा की तस्वीर देख ली है, तो बेहद नाराज़ हुए
और उन्होंने उसी वक्त तस्वीर को फ्रेम से निकाला और आतिशदान के दहकते हुए कोयलों में फेंक दिया। इस हादसे के 1 साल बाद जनवरी की एक सुबह को मेरे पापा का इंतकाल हो गया और जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था तो हमारे घर के बड़े दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। कोचवान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सर से लेकर पैर तक काले कपड़े पहने हुए एक बहुत ही पतला सा लंबे कद का शख्स बहुत ही स्वाभिमान के साथ नीचे उतरा। उसकी शक्ल देखते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह रुक गए और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये पहला मौका था कि मैंने अपने चचा एम्सफिल्डर को देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें खूब चमक रही थीं और हर आदमी उससे आंख मिलाते हुए घबरा रहा था। किसी से कोई बात किए बगैर वो पापा के ताबूत की तरफ बढ़ा। करीब खड़े हुए पादरी ने ताबूत का ढकना उठाया। चचा ने पापा के चेहरे पर एक नज़र डाली। पतले होठों पर वही गंदी सी मुस्कुराहट फैली जो मैं तस्वीर में देख चुका था। फिर वो मेरी माँ की तरफ मुड़ा और दबे लफ्ज़ों में दुख का इजहार किया। मैं बूढ़े बावर्ची के पीछे सहमा हुआ खड़ा था। अब उसने मुझे देखा और अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं डर कर पीछे हट गया। ये घटना मुझे एक ख्वाब की तरह याद है। उसके बाद एम्सफिल्डर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। दिन गुजरते गए। मैं अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों में ऐसा गुम हुआ कि चचा एम्स को भूल गया। सिर्फ एक मौके पर उसकी याद ताज़ा हुई जब मैंने अखबार में पढ़ा कि एक शख्स एम्सफिल्डर अफ्रीका के लंबे सफ़र के बाद साग पैरी में ठहरा हुआ है और अपने साथ कीमती चीज़ों का ख़जाना लाया है। ये खबर पढ़ते ही अपने चचा की भोली बिसरी याद मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई। मैंने अपनी आंटी से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने चचा को बिल्कुल भूल जाओ, तुम्हारा उससे क्या वास्ता। उसने तुम्हारे बाप के मरने के बाद भूल कर भी तुम्हारी खबर नहीं ली। वो बहुत ही जालिम और खब्बीस आदमी है और उस पर आत्माओं का साया है। बात टल गई। कई साल बाद मैं सेंट लुइस के बाज़ार में से गुज़र रहा था। मैंने करीब से गुज़रते हुए एक आदमी को देखा। वही काला लिबास, तोते की चोंच जैसी मुड़ी हुई नाक, छोटी सी पेशानी और झुर्रियों पड़ा हुआ चेहरा जो पहले से कहीं ज़्यादा पीला था और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उसकी पहचान का सबसे बड़ा ज़रिया कानों के पास उगे हुए वो लंबे लंबे काले बाल थे जिन्होंने उसका चेहरा बहुत ही भयानक और गंदा सा बना दिया था। वो तेज़ी से चलता हुआ एक इमारत के मेन गेट में दाखिल हो गया। पहले मैंने सोचा कि अपने चचा से मुलाकात करूं, लेकिन फिर आंटी की बात कानों में गूंजने लगी। तुम्हारा उससे क्या वास्ता? उसने तुम्हारे बाप के मरने के बाद भूल कर भी तुम्हारी खबर नहीं ली। मैंने नफ़रत से ज़मीन पर थूका और चचा से मिलने का इरादा छोड़ दिया। इसी बीच में मेरी आंटी का भी इंतकाल हो गया। मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा। मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ था। नाम पैदा करने की धुन में दिन रात मेहनत करता। सेंट लुइस में मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था और बड़ी तंगी से दिन गुजार रहा था। आप उस हैरत और खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते जब एक रोज़ शाम की डाक से एक अनजानी सी लिखावट में लिखी हुई छोटी सी चिट्ठी लिफाफे में से बरामद हुई, जिसमें लिखा था, मेरे बेटे, ये ख़त मिलते ही फ़ौरन साग पैरी रवाना हो जाओ। ज़िंदगी और मौत का मामला है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। कस्बे में पहुंचकर जिससे भी मेरा मकान मालूम करोगे तुम्हें बता देगा। उम्मीद है कि तुम अपने बूढ़े चचा को नहीं भूले होगे। एम्सफिल्डर। एक लम्हे के अंदर अंदर बचपन से लेकर अब तक की सारी घटनाएं मेरी नज़रों के सामने से गुजर गईं और एम्सफिल्डर की शक्ल मेरे दिमाग में उभर आई। मैं देर तक उस छोटी सी चिट्ठी को देखता रहा जिसकी टेढ़ी मेढ़ी और टूटी हुई लिखावट ये जाहिर करती थी कि लिखने वाले के हाथ ज़रूर काँप रहे थे या उसने इतनी घबराहट और बदहवासी में लिखा है कि अल्फाज जगह जगह से टूट गए हैं। उस रात मैं कोई काम नहीं कर सका और बार बार सोचता रहा
कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। अपने चचा का जो रंग रूप मेरे दिल और दिमाग में बचपन ही से बैठा हुआ था, वो मुझे वहाँ जाने से रोकता था। लेकिन नौजवानी का गर्म खून और कुछ करने का जज्बा मजबूर करता था कि ज़रूर जाना चाहिए। जब मैं साग पैरी पहुंचा, शाम की धुंध धीरे धीरे बस्ती को अपनी लपेट में ले रही थी और ठंडी हवा के झोंकों में तेजी आ चुकी थी। ये एक छोटा सा कस्बा था जहां मुश्किल से कुछ 100 मकान थे, जिनकी लाल छतें धुंध में छिपी हुई थीं। ज़्यादातर मकान एक मंजिला थे और कोई कोई मकान 2 मंजिला या 3 मंजिला नज़र आ रहा था। गली में से गुजरते हुए कुछ आवारा कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और उन्हें रोकने के लिए एक बूढ़ा आदमी एक मकान के दरवाजे में से निकला। मैंने उससे विल्डर हाउस का पता पूछा तो एक लम्हे के लिए उस शख्स के चेहरे पर हैरत सी नज़र आई। उसने सर से पैर तक मेरा जायज़ा लिया, फिर कहा, ओह, तुम बुढ़े एम से मिलने आए हो। उसका मकान आबादी के आखिरी सिरे पर है, बस सीधे चले जाओ। ये कहकर बुढ़े ने अपने मकान में दाखिल होकर दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर लिया। आधे घंटे बाद मैं विल्डर हाउस के सामने खड़ा था। ये लंबा चौड़ा मकान बिल्कुल वीरान जगह पर था। इसके आसपास पुरानी और टूटी फूटी इमारतों के खंडर फैले हुए थे, जिनसे पता चल रहा था कि किसी वक्त यहाँ भी आबादी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मकान खंडर हो गए और उनके रहने वाले किसी और तरफ जा बसे। इसके दक्षिण तरफ जंगल था और उत्तर की तरफ नदी के पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि नदी ज़्यादा दूर नहीं। मकान का मेन गेट बंद था और खिड़कियों पर काले रंग के पर्दे पड़े थे। रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल में परिंदों के बोलने की आवाज़ें इस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई मेरे कानों तक आ रही थी। मैंने अपने जिस्म में खौफ की कपकपी दौड़ती हुई महसूस की। एक पल में हज़ारों डरावने ख्यालात मेरे जहन में आए और गुजर गए। मैंने फैसला किया कि मुझे फ़ौरन लौट जाना चाहिए, लेकिन किसी अंदरूनी जज्बे के तहत मेरे कदम रुक गए। जाने से पहले चचा एम्स को एक नज़र तो देख लूं। अब तो उसकी शक्ल सूरत काफ़ी हद तक बदल चुकी होगी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी और इंतज़ार करने लगा। कुछ लम्हे बाद मकान के अंदर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जो धीरे धीरे दरवाजे के करीब आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। दरवाजे की लोहे की जंजीर खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर शाहबलूत की लकड़ी का बना हुआ बहुत ही मजबूत और काले रंग का दरवाज़ा एक गड़गड़ाहट के साथ ज़रा सा सरका और मुझे एक दुबला पतला कमज़ोर सा बूढ़ा खड़ा दिखाई दिया। उसका जिस्म गर्दन से लेकर घुटनों तक बग़ैर आस्तीन के काले लबादे से ढका हुआ था। एक हाथ में मिट्टी के तेल से जलने वाला छोटा सा लैंप था, जिसकी लौ तेज़ हवा के झोंकों से भड़क रही थी। पीले रंग की इस रोशनी में बुढ़े एम्स को पहचान लेना कुछ मुश्किल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने एक लाश खड़ी है। मैं दहशत से एक कदम पीछे हट गया और उसकी शक्ल को गौर से देखने लगा। ये मेरा वही गंदी शक्ल वाला चचा था, जिसे मेरे घर के लोग नफ़रत की वजह से शैतान कहकर पुकारा करते थे। उसने लैंप पोंछा किया। अब मैंने देखा कि उसके हाथ बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे और लंबी बारीक उंगलियां बहुत सख्ती से लैंप पकड़े हुए थीं। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। वो दरवाजे से बाहर आया और सीटी की तरह तेज़ आवाज़ में बोला, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये मेरा प्यारा भतीजा एलिस है। वेलकम वेलकम। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और दरवाजे में दाखिल हो गया। बुढ़े ने लैंप फर्श पर रखा, दरवाजे की जंजीर चढ़ाई और लैंप दोबारा हाथ में उठाकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। बेटा एलिस, तुमने बहुत अच्छा किया कि आ गए। अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम थक गए होगे, इसलिए आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। एक लंबी कॉरिडोर, कई बरामदों और सीढ़ियों को पार करके बुढ़ा मुझे तीसरी मंजिल के एक बड़े और सजे सजाए कमरे में ले गया, जहां आतिशदान के अंदर आग के नारंगी शोले भड़क रहे थे। एक तरफ बड़ी सी मसहरी पर आरामदेह बिस्तर बिछा हुआ था,
जिसके ऊपर बहुत पुरानी सी छतरी लगी थी। करीब ही रखी हुई मेज़ पर रात का खाना लगा हुआ था। मैं हैरत से ये सामान देख रहा था। बूढ़ा मेरी इस हैरत को भांप कर मुस्कुराया और बोला, मुझे यकीन था कि तुम आज रात तक मेरे पास ज़रूर पहुंच जाओगे। मेरा हिसाब कभी गलत नहीं होता। मैंने जैकब से कह दिया था कि खाना तैयार रखे और आतिशदान में आग जला दे। नदी करीब है, इसलिए यहाँ सर्दी बहुत होती है। अच्छा, गुड नाइट। उसने जलता हुआ लैंप एक तरफ रख दिया और दरवाजे की तरफ दबे पांव जाकर गौर से कुछ सुनने लगा। कुछ सेकंड तक वो दरवाजे से कान लगाए सुनता रहा। उसकी इस हरकत पर मेरी हैरत दम बदम बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर अंधेरे बरामदे में कोई नहीं था। हवा का एक तेज झोंका आया और लैंप बुझ गया। बुढ़े की आवाज़ मेरे कानों में आई, ताक पर दिया सलाई मौजूद है, तुम लैंप जला सकते हो। मैंने अंधेरे में टटोल कर दिया सलाई का बॉक्स तलाश किया और जब लैंप रोशन करके दरवाजे की तरफ गया तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बाहर चमकीली धूप फैली हुई थी और मेरे सरहाने एक और मनहूस सूरत बुढ़ा खड़ा था। मालूम हुआ कि ये जैकब है और बावर्ची होने के साथ साथ इमारत की चौकीदारी भी करता है। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और नाश्ते की ट्रे मेज़ पर रखते हुए बोला, वॉशरूम आपके बाएं हाथ के साइड है, कोई ज़रूरत हो तो ये घंटी बजा दीजिएगा। ये कहते हुए उसने लोहे की बनी हुई एक बड़ी सी घंटी मेज़ पर रख दी और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। ज़रूरी कामों से फ्री होने के बाद मैं नाश्ता करने लगा। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा फिर धीरे से खुला और चचा एम्स विल्डर अंदर आया। अब मैंने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर मौत जैसा पीलापन छाया हुआ था। उसके सफ़ेद हाथों और नंगे पैरों को देखकर यूँ लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई हो और वो बीमारी उसके सारे जिस्म में फैल चुकी हो। कल की तरह उसने आज भी गर्दन से लेकर घुटनों तक लंबा काला लिबादा पहन रखा था और सर पर पुराने स्टाइल की काली टोपी पहनी थी। दुबला पतला होने की वजह से वो पहली नज़र में लंबा आदमी मालूम होता, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसका कद 5 फीट से ज़्यादा नहीं था। उसकी उम्र 50 के लगभग होगी, लेकिन हुलिये से यूँ लग रहा था कि वो 70 साल से ज़्यादा अरसा इस दुनिया में गुजार चुका है। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, नाश्ता तुम्हें शायद पसंद नहीं आया होगा। जैकब पुराना आदमी है, उसे नई स्टाइल का नाश्ता तैयार करना नहीं आता। नहीं चचा, नाश्ता तो खूब है, मैंने कहा। वो कुछ लम्हों तक मेरी तरफ पलक झपकाए बगैर तकता रहा और मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी नज़रें इतनी चुंबकी थीं कि मैं घबराकर दूसरी तरफ देखने लगा। कई मिनट तक कमरे में खामोशी छाई रही। मैं जब नाश्ते से फ्री हो चुका तो एम्स ने घंटी बजाई और एक लम्हे के बाद बूढ़ा जैकब कमरे में दाखिल हुआ और बर्तन उठाकर चुपके से बाहर चला गया। जैकब के जाने के बाद एम्स उठा और उसने पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर खिड़कियां बंद की और उन पर काले पर्दे खींचे और पूरी तरह बेफिक्र होने के बाद कि आवाज़ अब कमरे से बाहर सुनी नहीं जा सकती, वो बिल्कुल मेरे करीब आ खड़ा हुआ। डर की एक हल्की सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। खुदा मालूम ये खब्बीस बुढ़ा अब मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने रुमाल निकालकर पेशानी से पसीने के कतरे पोंछे। बुढ़े ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहने लगा, बेटा एलिस, मैंने बहुत सोच विचार के बाद इस काम के लिए तुम्हारा चुनाव किया है और यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। बहुत अरसा गुज़रा मैंने तुम्हें उस वक्त देखा था जब तुम 7 साल के थे और मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी पूरी जायदाद का वारिस बनाऊंगा। मेरा दिल एक बार के लिए धड़का। बुढ़ा अपनी बात का असर देखने के लिए थोड़ी देर तक खामोश रहा। उसने दोबारा बोलना शुरू किया, लेकिन इस सिलसिले में तुम्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगे। अब मैं चौंका। चचा एम्स,
अगर आपकी शर्तें इस काबिल हुईं जिनको मैं पूरी करूं, तो मुझे खुशी होगी। बुढ़े का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपना हड्डियों के ढांचे जैसा पंजा मेरे कंधे पर रखा और कहा, मेरी शर्त बहुत आसान है। अब गौर से सुनो और उन पर अमल करने का वादा करो। सबसे पहली शर्त यह है कि तुम हमेशा के लिए मेरे इस मकान में रहोगे। मकान के पिछवाड़े एक तहखाना है जिसमें मरने के बाद मेरी लाश रखी जाएगी और तहखाने का दरवाज़ा सील बंद किया जाएगा। उस तहखाने की निगरानी तुम्हारे ज़िम्मे होगी और तुम किसी को भी उस तहखाने में दाखिल नहीं होने दोगे। अगर तुम महसूस करो कि कोई मेरे मकबरे के दरवाजे की सील तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो फ़ौरन मेरी लाइब्रेरी में जाना और मेज़ के खाने में डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देखना। उन पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी उन पर अमल करना। उससे पहले उन डॉक्यूमेंट्स को देखने की कोशिश ना करना। बस मेरी यही शर्त है। मेरे दिमाग में हलचल मच गई। मैं सच में कुछ नहीं समझ सका कि बुढ़ा एम्स क्या कह रहा है। वैसे मैंने इतना अंदाज़ा लगा लिया कि किसी हादसे की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने बहस करने के बजाय उससे कहा कि इन सारी शर्तों को मानने में मुझे कोई इनकार नहीं। एम्स विल्डर की आंखें चमकने लगीं। गंदी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। उसने आगे बढ़कर पर्दे हटाए। एक खिड़की खोली जो बाग की तरफ खुलती थी, जहां सिवाय झाड़ झंखाड़ के और कुछ नहीं था। खिड़की के खुलते ही बुढ़ा अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झाड़ियों की तरफ उठी हुई थीं। अचानक वो यूं बड़बड़ाया जैसे किसी से कह रहा हो, मैंने अब तक तुम्हें करीब भटकने नहीं दिया। एम्स विल्डर तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं। एंड्रयू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा कि वो क्या कह रहा है। तभी वो मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा, एलिस, अब तुम जा सकते हो। अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकूंगा। ये कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं अभी कुछ सोचने समझने भी नहीं पाया था कि जैकब कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत ही बदहवास और डरा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। इधर उधर बहुत एहतियात से देखकर उसने धीरे से मुझसे कहा, मास्टर एम्स आपसे क्या कह रहे थे? मैंने जैकब की तरफ घूर कर देखा और डांट कर कहा, बेवकूफ़ बुड्ढे, तू छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। वो डर से लरस गया और मुंह फेरकर और कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। मैं अपने कमरे में लौट आया। मामला धीरे धीरे रहस्यमयी बनता जा रहा था। एम्स विल्डर की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर मनोबोझ रख दिया गया है। मैंने बिस्तर पर लेटकर इस गुत्थी को हल करना चाहा, लेकिन घटनाएं इस कदर उलझी हुई और बिखरी हुई थीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात पक्की थी कि अगर बुढ़ा एम्स पागल नहीं, तो उसे किसी शख्स एंड्रयू से ख़तरा ज़रूर है। और फिर मकबरे वाली बात, मेरा दिमाग चकराने लगा। आखिर उसने इस बात पर जोर क्यों दिया कि उसके मकबरे के अंदर कोई आदमी दाखिल होने की कोशिश करेगा, हालांकि बुढ़ा एम्स तो अभी ज़िंदा है। मुझे जैकब का ख्याल आया। आखिर वो क्यों पूछ रहा था कि मास्टर एम्स ने मुझसे क्या बातें की? मैं दिमाग पर जितना जोर देता, मामला उतना ही रहस्यमयी और तकलीफ़ दह बनता जा रहा था। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे कुछ रोज़ तक यहीं ठहर करके इस गुत्थी को सुलझाना होगा और अपने चचा की पिछली ज़िंदगी के हालात को कुरेद कुरेद कर मालूम करना होगा। दोपहर को वही बुढ़ा जैकब मेरे लिए खाना लेकर आया और कुछ कहे सुने बगैर वापस चला गया। मैंने भी उसे मुंह लगाना सही नहीं समझा। खाने से निपट कर मैं टहलने के इरादे से बाहर निकला। चचा एम्स शायद मकान में नहीं था, वरना मैं उसे ज़रूर देखता। फिर मुझे उसकी बात याद आई कि अब हम नहीं मिल सकेंगे। मैं सोचने लगा कि इन बातों का क्या मकसद था।
साग पैरी के इलाके में शाम तक घूमने के बाद मैं जब ताज़ा दम होकर विल्डर हाउस पहुंचा, तो निचली मंजिल के बड़े कमरे में एक तीसरे बुड्ढे को कुर्सी पर बैठे पाया। मैंने दिल में कहा, बुरे फंसे, ये मकान तो बुड्ढों का ठिकाना बना हुआ है। खुदा मालूम अभी यहाँ कितने ऐसे ही बुड्ढे लोग छुपे हुए होंगे। मुझे देखते ही बुड्ढा कुर्सी से उठा और ना समझने वाली नज़रों से तकते हुए कहने लगा, क्या आपका नाम एलिस है? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। तब उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मिस्टर एलिस, मैं बहुत ही दुख के साथ ये मनहूस खबर आपको सुना रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले आपके चचा एम्स विल्डर इस दुनिया से चल बसे। एक लम्हे के लिए मुझे यूँ लगा कि जैसे किसी ने पूरी ताकत से लोहे का हथौड़ा मेरे सर पर दे मारा है। मैं गुमसुम होकर बेवकूफ़ों की तरह उस अजनबी बूढ़े की सूरत देखने लगा। हैरत और दुख की ऐसी हालत मुझ पर ज़िंदगी में फिर कभी नहीं छाई, जैसी उस रोज़ एम्स विल्डर के मर जाने की अचानक खबर सुनकर हुई थी। क्या कह रहे हो? मैंने बेकाबू होकर लगभग चीखते हुए कहा, चचा एम्स चल बसे? कैसे? कब? अभी आधा घंटा पहले, बूढ़े ने शांत लहजे में कहा। जिन हालात में उनकी मौत हुई उससे पता चल रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। मेरा नाम थॉमस वेरबी है और मैं बहुत अरसे से मिस्टर विल्डर का वकील हूँ। और ज़रा ठहरिए, मैंने बात काटी, मैं डिटेल से सारी घटना सुनना चाहता हूँ। वकील ने खंखार कर गला साफ किया और यूं स्पीच देने के लिए तैयार हुआ जैसे किसी अदालत में खड़ा है। सर, असल किस्सा ये हुआ कि अब से कोई आधा घंटा पहले हमेशा की तरह चौकीदार जैकब अपने मालिक को तलाश करता हुआ तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में पहुंचा, तो उसने एम्स विल्डर को एक मेज़ पर इस तरह बैठे पाया जैसे वो लिखते लिखते ऊँग गया हो, जैसे वो लिखते लिखते सो गया हो, क्योंकि उसके आगे कुछ कागज़ पड़े थे और हाथ में कलम था। कागज़ पर कुछ लेटर्स, आपका नाम यानी मिस्टर एलिस और सेंट लुइस का पता ही लिख पाया था कि जहर ने अपना काम किया, और फिर वो उससे आगे लिख नहीं सका। शुरू में तो लगा कि उसकी मौत दिल की धड़कन बंद हो जाने की वजह से हुई है, लेकिन जब डॉक्टर ने मुआयना किया तो पता चला कि जानबूझकर या गलती से अफीम ज़्यादा खा लेने की वजह से ये भयानक हादसा पेश आया है। बहरहाल ये फैसला करना ज्यूरी का काम है, जिसकी बैठक अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है, और इस बैठक में एम्स विल्डर का वसीयतनामा भी खोला जाएगा। ज्यूरी के कुल 12 लोग थे, जिन्होंने 5 मिनट में फैसला दे दिया कि एम्स विल्डर की मौत ज़्यादा अफीम इस्तेमाल करने की वजह से अचानक हुई है और ये कदम खुदकुशी का नहीं है। ज्यूरी के इस फैसले को कस्बे के पादरी ने नहीं माना। कस्बे का पादरी, जो कि मरहूम लोगों को दफनाए जाने के आखिरी रस्म अदा करने वाला था, वो बार बार यही कहता रहा कि इस बुड्ढे ने खुदकुशी की है और मैं ऐसे आदमी के जनाजे में शरीक होने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। वसीयतनामा खोला गया तो उसमें चौकीदार और घर की देखभाल करने वाली एक औरत को माकूल रकम देने के अलावा सारी जायदाद मेरे नाम कर दी गई थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ विल्डर हाउस में ही रहूँगा। ये सारी घटना इस तेज़ी से घटी कि गौर करने और सोचने की सारी ताकतें ख़त्म हो गईं। जायदाद मिलने की वैसे तो मुझे दिल ही दिल में खुशी थी, लेकिन जब चचा एम्स की अजीबो गरीब शर्तें याद आती तो दिमाग सुन्न हो जाता। दरअसल मुझे यकीन हो गया था कि एम्स ने खुदकुशी की है। तभी तो वो मुझसे कह रहा था कि अब हम दोबारा नहीं मिल सकेंगे। सूरज डूबने से पहले पहले एम्स विल्डर की लाश ताबूत में बंद करके दफन कर दी गई, जिसकी उसने एक दिन पहले इंस्ट्रक्शन दी थी। तहखाने का दरवाज़ा मैंने अपने सामने सील कराया। साग पैरी के वो सब लोग जो जनाजे की रस्म में शरीक हुए थे, वो धीरे धीरे करके जा चुके थे, और मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और जैकब अंदर आया। उसकी आंखें वीरान और ठंडी थीं, चेहरे पर एक अजीब किस्म की वहशत बरस रही थी,
वो कहने लगा, सर मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं अब एक लम्हे भी इस मनहूस मकान में ठहरना नहीं चाहता। मैं आपसे किसी तनख्वाह और किसी मुआवजे की मांग नहीं करता। मुझे फ़ौरन छुट्टी दे दीजिए। क्यों? तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ़ है? मैंने ताज्जुब से पूछा। सर तकलीफ़ तो कोई नहीं, जैकब ने रुक रुक कर कहा। फिर कमरे में चारों तरफ परेशान नज़रों से देखते हुए कहने लगा, सर क्या बताऊं, मरहूम मिस्टर एम्सविल्डर जब तक जिंदा थे इस मकान में बड़े बड़े रहस्यमयी और अविश्वसनीय तमाशे मैंने देखे हैं, और अब उनके मरने के बाद भी ऐसी ही बातें हुआ करेंगी। मैं अब इस भूतिया मकान में नहीं रह सकता। मैंने जैकब से उन रहस्यमयी और अविश्वसनीय तमाशों की डिटेल पूछने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो कुछ बता नहीं सका और जाने पर अड़ा रहा। आखिर मैंने उससे कहा कि कुछ रोज़ और ठहरो, बाद में चले जाना। ये सुनकर उसने अदब से गर्दन झुकाई और आंसू पोंछता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने घर की देखभाल करने वाली औरत मिसेस सेल्डन को बुलाया, और जब उसे बताया कि जैकब फ़ौरन यहाँ से चले जाने के लिए इजाज़त मांग रहा था, तो बूढ़ी औरत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसके मुरझाए हुए होंठ और सूख गए और वो अपनी धसी हुई पीली आंखों से मुझे तकने लगी। मैंने देखा कि डर से उसके दोनों हाथ काँप रहे थे। उसने जल्द ही अपनी इस हालत पर काबू पा लिया और कहने लगी, सरकार आप उस बुढ़े को हरगिज़ न जाने दीजिए, वो सठिया गया है। शायद अपने मालिक की बेवक्त मौत के सदमे में उसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं उसे समझा दूंगी। अब मैंने मिसेस सेल्डन से भी इस मकान और एम्सविल्डर की पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहा, तो उसने ना में गर्दन हिलाई और कहा, सरकार मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो उनके किसी मामले में कभी दखल नहीं देती थी। एम्सविल्डर की मौत के 3 दिन बाद का जिक्र है। मैं रात का खाना खाकर देर तक एक कहानी लिखता रहा, और जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो 1 बज रहा था। मकान के चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा और अंधेरा छाया था, और दूर जंगल में कोई उल्लू अपनी मनहूस आवाज़ में चीख रहा था। बिस्तर पर लेटते ही मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। ख्वाब में क्या देखता हूं कि चचा एम्सविल्डर मेरे सामने खड़ा है। उसने वही बग़ैर आस्तीन का काला लबादा पहन रखा है और अपनी चमकीली आंखों से मुझे घूर रहा है। अचानक उसके होंठ खुले और उसने ऑर्डर देने वाले अंदाज में मुझसे कहा, एलिस तुम फ़ौरन मेरी लाइब्रेरी में जाओ और 7वीं अलमारी के दूसरे खाने में किताबें रखी हैं। उन किताबों के अंदर जो इंस्ट्रक्शन मिले उन पर अमल करो। ये ख्वाब देखते ही मेरी आँख खुल गई और मैंने अपना दिल बेचैनी से धड़कते हुए पाया। बुढ़े एम्स की सूरत मेरी आंखों के आगे घूम रही थी और ख्वाब में कही गई बातें कानों में लगातार गूंज रही थी। मैं फिर सारी रात नहीं सो सका, और सूरज की पहली किरण जो ही निकली मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा सारा डर दूर हो गया। फिर मैं देर तक एक बच्चे की नींद सोता रहा। दोबारा आँख खुली तो मैं बिल्कुल फ्रेश था। नाश्ते से फ्री होकर हमेशा की तरह मकबरे की तरफ गया और दरवाजे की सील का मुआयना किया। उसे किसी ने नहीं छेड़ा था। मैं बेफिक्र हो गया। रात को फिर जो ही मैं बिस्तर पर लेटा, बुढ़ा एम्स ख्वाब में दिखाई दिया। इस दफ़ा उसकी हालत पहले से भी ख़राब थी और चेहरा बड़ा भयानक नज़र आ रहा था। उसने फिर वही बात दोहराई जो पिछली रात कही थी। मैं फिर सारी रात परेशान रहा। तीसरी रात एम्स ख्वाब में मेरे सामने खड़ा था और वही बात दोहरा रहा था। इस मर्तबा उसकी नज़रों से शोले बरस रहे थे और लहजे में हद से ज़्यादा कड़वाहट और आदेश था। आँख खुली तो मैंने अपना जिस्म पसीने से तर पाया। ऐसी जहनी परेशानी से मुझे कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मैंने उसी वक्त लैंप हाथ में लिया और दबे पांव चलता हुआ लाइब्रेरी की तरफ गया। उसका ताला खोला और 7वीं अलमारी के करीब पहुंचा, जिसके ऊपर काले रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। जब मैंने उस पर्दे को छुआ तो मेरे जिस्म में सनसनी सी फैल गई, जैसे मैंने किसी गंदी चीज़ को हाथ लगा दिया हो। लकड़ी की बनी हुई इस अलमारी के 4 खाने थे, जिनमें सदियों पुरानी फटी पुरानी किताबें भरी थीं।
इसके दूसरे खाने की पहली किताब को उठाकर जो ही मैंने पहला पहला पेज उल्टा तो मेरे हाथ कांप गए और किताब फर्श पर गिर पड़ी। कह नहीं सकता कि मुझे कितना डर लगा उस किताब को देखकर। उस किताब पर क्या, उस खाने में जितनी किताबें रखी थीं उन सब का टॉपिक ही ऐसा था जो दिल में खौफ और दहशत के साथ साथ नफ़रत के जज्बात पैदा करने वाला था, यानी काला जादू या इल्म सिफली। इन किताबों का टॉपिक था और ये सब की सब लैटिन ज़बान में लिखी किताबें थीं। उनमें कहीं कहीं लाल रोशनाई से अलग अलग लिखावट के नीचे निशान लगाए गए थे जिन पर बूढ़े एम्स के दस्तखत और डेट लिखी थी। मैं उन सारी निशान लगाई किताबों को उठाकर अपने कमरे में ले आया और उन लिखावट को समझने की कोशिश करने लगा। लैटिन ज़बान मैंने अरसा पहले एक आदमी से पढ़ी थी, वो अब काम आई, लेकिन लेटर्स इतने पुराने और टूटे हुए थे कि उन्हें पढ़ना आसान नहीं था। मैं सुबह तक इन लिखावटों में सर खपाता रहा और आखिरकार उनमें से एक पैराग्राफ का तर्जुमा यानी ट्रांसलेट करने में कामयाब हो ही गया, जो यूं था। इस दुनिया में लाखों आत्माएं, भूत और शैतानी ताकतें भटकती रहती हैं जो दिन रात के हर लम्हे में ज़मीन की तरफ धावा बोलती हैं और जिस आत्मा को कमज़ोर देखती हैं उस पर काबू पाने की कोशिश करती हैं, ख़ास तौर पर सूरज डूब जाने के बाद और सुबह होने तक। इन आत्माओं की ताकत बहुत बढ़ जाती है, ये जहाँ चाहें जा सकती हैं। बस उनको रोकने के लिए अलग अलग उपाय किया जाता है। मरने के बाद जब कोई आत्मा जिस्म से निकल जाती है तो बुरी आत्माएं उसे अपने साथ मिलाने के लिए बेचैन हो जाती हैं। अगर उस वक्त मुर्दे की कब्र और जिस्म की हिफाजत ना की जाए तो वो हमेशा के लिए अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। इस लिखावट के आगे डैश देकर एम्स विल्डर ने लिखा था, बेटा एम्स, जब मैं मर जाऊं और तुम मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मकबरे में मुझे दफन करके दरवाज़ा सील करो तो उसके बाद मेरे मकबरे को बलाओं से महफूज रखने के लिए कब्रिस्तान में जाना और एक पुरानी खोपड़ी को पीस कर उसका पाउडर बना लेना। उसके बाद एक कमसिन बच्चे के खून में ये पाउडर मिला करके 14वीं रात को तहखाने के दरवाज़े पर खोपड़ी की तस्वीर बना देना। ये अमल 3 दफ़ा चाँद की हर 14वीं रात को करना ज़रूरी है। जब ये लिखावट मैंने पढ़ी तो दहशत से मेरा रुआं रुआं काँपने लगा और मैंने पागलों की तरह किताबें उठाकर फर्श पर फेंक दी। खुदा की पनाह, अगर मुझे पता होता कि वो मनहूस बुढ़ा मरने के बाद मुझसे ऐसे बेहुदा और नापाक काम लेना चाहता है तो मैं कभी उससे वादा नहीं करता। मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर रोने लगा और देर तक अपनी हालत पर रोता रहा। काश मैं यहाँ नहीं आता और अपने आप को इस अजाब में नहीं डालता। इन किताबों से ज़ाहिर हो गया था कि मेरा चचा न सिर्फ काले जादू पर यकीन रखता था बल्कि उस पर अमल भी कर रहा था और खुदा ही बेहतर जानता है कि उसने अपनी लंबी ज़िंदगी में इस जादू के ज़ोर से क्या क्या कारनामे अंजाम दिए होंगे, क्या क्या कारनामे किए होंगे और अब मरने के बाद भी इन्हीं सब कामों में उलझा हुआ है। उस रोज़ मेरी भूख प्यास सा बढ़ गई। बार बार मेरी निगाह उस मकबरे की तरफ जाती जहाँ उस जादूगर की लाश ताबूत में रखी थी। एक बार मेरे जी में आया कि दरवाजे की सील तोड़ डालूं और लाश को ताबूत से निकालकर जला डालूं, लेकिन ऐसा करना मेरे बस में नहीं था। गांव भर के लोग मेरी इस हरकत पर मुझे ताने देते और कहते कि चचा ने अपनी सारी जायदाद भतीजे को दे दी और उसका सिला ये दिया गया है। जैकब और मिसेस सेल्डन का रवैया भी मेरे साथ अजीब था। अव्वल तो वो मेरे करीब ही नहीं आते और कभी कभार जब आते तो सहमे सहमे से रहते। रात को मैं टहलने के लिए दरिया नदी की तरफ निकल गया। शाम का वक्त बड़ा सुहाना था। परिंदों की आवाज़ों से जंगल गूंज रहा था। थोड़ी देर में आसमान में 14वीं के चांद ने झांका और अपनी सुनहरी किरणें नदी और जंगल पर बिखेरता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मैं दूर तक टहलता चला गया
और इस गुत्थी को हल करने में ऐसा खोया कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। जब मैं वापस लौटा तो चाँद पूरी तरह से आसमान के ठीक बीच में रोशन था और हर चीज़ चांदनी में नहा रही थी। सारे रास्ते मुझे कोई आदमी नज़र नहीं आया और मैं जब विल्डर हाउस के उजड़े हुए बाग में पहुंचा तो एक लम्हे के लिए मेरी नज़रों के सामने कुछ फासले पर किसी आदमी का साया ज़मीन पर पड़ता दिखाई दिया। मैंने गौर से देखा तो ये साया उस तरफ पड़ रहा था जिधर विल्डर हाउस के दक्षिणी कोने में लाइब्रेरी का कमरा था। मैं एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। इसमें कोई शुबा नहीं था कि ये कोई आदमी था जो मकान के अंदर जाना चाहता था। कुछ लम्हे बाद वो झाड़ियों के अंदर से निकला और खुली जगह में आ गया। अब मैंने उसका चेहरा देखा जो दूध की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल भी चांदी के तारों की तरह चमक रहे थे। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ और वो सर से पैर तक काले लिबादे में लिपटा हुआ था। मुझसे उसका फासला अंदाज़न 30 गज था। थोड़ी देर तक वो मकान की तरफ देखता रहा, फिर कुछ सोचकर धीरे धीरे नपे तुले कदमों के साथ मकबरे की तरफ बढ़ने लगा। अब मैंने देखा कि वो लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी कमर भी झुकी हुई थी। मैं भी उसके पीछे दबे पांव चल रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो मकबरे के पास जाकर क्या करने का इरादा रखता है। मकबरे के आसपास ऊंची घास और झाड़ झंकाड़ बहुत थी और ये पॉसिबल ही नहीं था और ये संभव ही नहीं था कि कोई आदमी उधर जाए और उसके पैर में कांटा ना चुभे। लेकिन ये देखकर मैं डर से कांप गया कि ये आदमी जो नंगे पैर था, इतने इत्मीनान से और लापरवाही से उस झंकाड़ के अंदर चल रहा था जैसे उसके पैरों तले मखमल का फर्श बिछा हो। अचानक बादल के एक टुकड़े ने चांद को ढक लिया और खूब अंधेरा छा गया। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और जल्दी से मकबरे के करीब पहुंच गया। मैं चाहता था कि चुपके से जाकर उस आदमी को पीछे से पकड़ लूं। इतने में चांद ने फिर बादल में से झांका और मैंने देखा कि ये रहस्यमयी आदमी घुटनों के बल झुका हुआ मकबरे के दरवाजे का मुआयना कर रहा है। शायद वो देख रहा था कि उसे किस तरह खोला जा सकता है। इतने में दक्षिण की तरफ से एक बहुत बड़ी चमगादड़ उड़ती हुई आई और उसके पैरों का साया उस आदमी पर पड़ा। उसने फौरन गर्दन उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराया। उसके चमकते हुए नुकीले दांत देखकर मुझे बड़ी दहशत हुई। दूसरे ही लम्हे वो दरवाजे के करीब लेट गया और उस वक्त मेरी आंखों ने जो दहशतनाक मंजर देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं क्या देखता हूँ कि ये आदमी धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। पहले मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और मेरी आहट पाकर सिकुड़ते हुए उस आदमी ने, जो ज़रूर कोई आत्मा थी, मेरी तरफ देखा और उछलकर खड़ा हो गया। खुदा जाने उस वक्त वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे उस आत्मा से लिपट जाने पर मजबूर कर दिया। एक ही छलांग में मैं उस पर जा पड़ा। उसका दायां पंजा मेरे हाथ में आ गया। ठीक उसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे सर पर कोई वजनी चीज़ दे मारी और मैं उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। शायद 1 घंटे बाद मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को मकबरे के दरवाजे के करीब पड़ा पाया। मेरा दिमाग चकरा रहा था और सर के पिछले हिस्से में, जहां अनदेखे दुश्मन ने चोट लगाई थी, तेज टीसें उठ रही थीं। ये हादसा एक ख्वाब की तरह मुझे याद था और ज़रूर मैं इसे ख्वाब ही समझता अगर मेरे दाएं हाथ की बंद मुट्ठी में दबा हुआ वो इंसानी पंजा ना होता जो एम्स विल्डर के मकबरे का दरवाज़ा खोलना चाहता था। होश बहाल होने के साथ मुझे उस पंजे की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो मेरे हाथ में था। लंबी लंबी सफ़ेद 5 उंगलियों का इंसानी पंजा जिसमें हड्डियां थीं और उन पर सिर्फ खाल मुठी हुई थी। चांद एक मर्तबा फिर बादल की ओट में छुप चुका था और मेरे चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मैं पहले उस पंजे को किसी पौधे से उखड़ी हुई शाख, उखड़ी हुई डाल समझ रहा था, लेकिन जब उसे अच्छी तरह टटोल कर देखा तो दहशत की एक नई लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और सर्दी होने के बावजूद मेरे पेशानी पसीने से भीग गई। गिरता पड़ता मैं अपने कमरे में पहुंचा, टेबल लैंप रोशन किया
और एक बार फिर उस पंजे का मुआयना किया। ये किसी लाश से अलग किया हुआ पंजा मालूम हो रहा था, किसी ऐसे आदमी की लाश जिसे मरे हुए 1 साल गुजर चुका हो। मैंने बहुत ही घिन महसूस करते हुए उस पंजे को एक कोने में फेंक दिया और बिस्तर पर लेटकर उस घटना को शुरू से गौर करने लगा। ये बात तो यकीनी थी, ये बात तो पक्की थी कि वो आदमी जिसे मैंने मकबरे के करीब खड़े देखा और जिस पर मैंने हमला किया, इस दुनिया की चीज़ नहीं थी। वो इंसानी रूप में ज़रूर कोई आत्मा थी जो एम्स विल्डर की लाश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आई थी। इसके साथ ही ये ख्याल भी मेरे दिमाग में आया कि चूंकि एम्स खुद भी काले जादू से काम लेता था, इसलिए उसे मालूम था कि आत्माएं उसे हलाक करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की? और अगर खुदकुशी नहीं की तो क्या उसे किसी आत्मा ने हलाक किया? ये वो सवाल थे जिनका कोई जवाब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि एम्स विल्डर ने उन कागज़ों का जिक्र किया था जो उसकी मेज़ के दराज में रखे हैं। शायद उन कागज़ों को पढ़ने से सही हल मिल सके और मैं एम्स विल्डर की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम कर सकूं। मैंने इस काम को सुबह निपटाने का फ़ैसला करके अपने आप को नींद के हवाले कर दिया। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले जैकब को अपने कमरे में बुलवाया। पिछले कई दिन से मेरा उसका आमना सामना नहीं हुआ था। वो मेरे साए से भी कतराता था। वो आया तो बहुत ही बदहवास और घबराया हुआ था। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करके एक गिलास पानी दिया। वो डरी हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। एम्स विल्डर के बारे में पूछने के बजाय मैंने एक नए अंदाज से उसे कुरेदना चाहा। मैंने उससे कहा कि कल रात एक रहस्यमयी अजनबी को मैंने मकबरे के करीब घूमते देखा है। उस आदमी का कद लंबा था। उसने एम्स विल्डर की तरह गर्दन से लेकर घुटने तक काला लबादा पहन रखा था। उसके सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और एक अजीब बात यह थी कि वो लंगड़ाकर चल रहा था। जब वो अभी मैं इतना ही कह पाया था कि जैकब कन्नी थर थर काँपने लगा। उसके चेहरे का रंग पहले लाल हुआ, फिर पीला और आखिर में धुले हुए कपड़े की तरह सफ़ेद पड़ गया। आंखें जम गईं, गर्दन आगे को ढलक गई और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसे संभालते हुए दिल में कहा, एक से भले दो, ये भी अपने मालिक के साथ ही चल बसा। लेकिन नहीं। कुछ मिनट बाद जैकब ने आंखें खोल दी, मेरी तरफ डरी डरी नज़रों से देखा और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? रात एक लंगड़े आदमी को मकबरे के पास देखा? उसने काला लिबादा पहन रखा था। खुदा रहम करे, एंड्रयू बेंटले वापस आ गया। एंड्रयू बेंटले कौन है? मैंने उससे पूछा। जैकब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से उठा, कमरे का दरवाज़ा खोला और बेतहाशा दौड़ता हुआ बरामदे में गया, सीढ़ियाँ तय की और मकान से बाहर निकल गया। मैं उसे हैरत से देखता रहा। इसके बाद मैंने दोबारा उसे साग पैरी में नहीं देखा। वो अपना सामान भी नहीं ले जा सका था। मिसेस सेल्डन ने एंड्रयू के बारे में जो कहानी सुनाई वो ये थी। एंड्रयू बेंटले आज से 5 साल पहले इस गांव में आकर आबाद हुआ था। जल्द ही एम्स विल्डर से उसकी दोस्ती हो गई। गांव वाले उन दोनों से बहुत डरते थे क्योंकि ये दोनों आदमी काले जादू के फन में माहिर थे। मशहूर था कि उनके कब्जे में बदरू हैं, आत्माएं हमजाद जिन हैं, जिनके ज़रिए ये जिसको चाहे हलाक कर सकते हैं। 1 साल पहले उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और खासी तू मैं हुई। दोनों ने एक दूसरे को जान से मार डालने की धमकियां दीं। इस झगड़े के कुछ दिन बाद ही एंड्रयू बेंटले रहस्यमयी तौर पर गायब हो गया। फिर किसी ने उसे नहीं देखा कि कहाँ गया। लोग तभी ज़बान से कहने लगे कि एम्स विल्डर ने बेंटले को मार डाला है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस को इसकी खबर देता। गांव के वकील थॉमस वेरबी को एंड्रयू के बारे में कुछ बातें मालूम हैं। अगर उसे मजबूर किया जाए तो शायद बता दे, क्योंकि अब एम्स विल्डर भी इस दुनिया में मौजूद नहीं। और वक्त बर्बाद किए बगैर मैं थॉमस वेरबी के दफ्तर पहुंचा। मुझे बगैर बताए और बेवक्त आते देखकर
उसके सीरियस और सुकून भरे चेहरे पर परेशानी के गहरे बादल छाए। उसने अपना काम छोड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद की और ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि आवाज़ बाहर न जाए, अपनी कुर्सी वकील के नज़दीक घसीट ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, मुझे एंड्रियो बेंड्रेले के बारे में जानकारी चाहिए। क्या आप कुछ बताएंगे? मैं वकील के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। उसने परेशान होकर पहलू बदला। 2 मिनट तक वो बिल्कुल चुपचाप रहा। आखिर उसने ज़बान खोली। मिस्टर एलिस विल्डर, मैं जानता हूँ कि आप पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी घटनाओं में घिरे हुए हैं। आपने अच्छा किया कि मेरे पास चले आए। मैं बेशक आपके लेट चचा का कानूनी वकील था, लेकिन आप बुरा ना माने तो कहूँ कि मैंने कभी उस आदमी को पसंद नहीं किया। वो अफ्रीका से काला जादू सीख कर आया था और उसे यहाँ के मासूम और बेगुनाह लोगों पर आजमाना चाहता था। मैंने उसे समझाया और रोकने की कोशिश भी की, मगर वो नहीं माना। इसी बीच एक दूसरा जादूगर एंड्रियो बेंट्रे यहाँ आ गया और आपके चचा ने उसे फ़ौरन दोस्त बना लिया। लेकिन 5 साल बाद एक दिन अचानक उनकी दोस्ती टूट गई। माना जाता है कि आपके लेट चचा ने उसे मार डाला और लाश कहीं गायब कर दी। वैसे एंड्रियो की आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जैसा कि आपने पिछली रात देखा, मकबरे का दरवाज़ा खोलने वाला वही एंड्रियो या उसकी आत्मा थी। खुदा की पनाह, आपको कैसे पता चला? मैंने हैरत से आंखें फाड़कर पूछा। आपका नौकर जैकब थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था। वो सब कहानी सुना गया है। वकील साहब, पढ़े लिखे होने के बावजूद आप काले जादू पर यकीन रखते हैं? वेरबी ने इकरार करते हुए कहा, एक आत्मा एंड्रियो की गुलाम है। अपनी ज़िंदगी में भी वो उससे काम लेता रहा और अब मरने के बाद भी, जबकि एंड्रियो खुद एक आत्मा है, वो अपनी गुलाम आत्मा से काम ले रहा है। ऐसा मालूम होता है कि एंड्रियो का जिस्म बेकार होता जा रहा है, इसलिए वो किसी ताज़ा लाश में समाना चाहता है और ताज़ा लाश तुम्हारे चचा के सिवा उसे कहीं नहीं मिल सकी। इसलिए वो यहाँ आ गया है और इस कोशिश में है कि उस लाश पर कब्ज़ा कर लिया जाए। एंड्रियो की साथी आत्मा के पास बहुत पुराना जिस्म था जो बेकार हो चुका है। अब वो दिन में दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन रात को ज़रूर नज़र आता है। अलबत्ता एंड्रियो को मैंने कई बार दिन में भी देखा है। एम्स विल्डर उसकी वजह से बहुत डरा था। उसने एंड्रियो की आत्मा को अपने से दूर करने की बड़ी कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। एम्स जानता था कि एक न एक दिन मौत उसे निगल लेगी और उसके बाद एंड्रियो उसके जिस्म पर कब्जा कर लेगा। उसने इससे छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचा, तुम्हें बुलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन दी। उसके बाद अफीम खाकर खुदकुशी कर ली। पॉसिबल है उसने अपनी लाश को उन आत्माओं से बचाने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम भी किया हो, लेकिन जैसा कि उसने आपको ख्वाब में आकर बताया, आत्माएं उसकी लाश को तहखाने से निकालने के लिए बेचैन हैं। अब उसकी एक ही सूरत है कि हम अपनी जान पर खेलकर एंड्रियो और उसके साथी की आत्मा को इस दुनिया से बाहर निकाल दें। मैं एक आमिल को जानता हूँ जो इन आत्माओं से मुकाबला कर सकता है। उसे मैं अपने साथ लाऊंगा। उसका नाम रॉबर्ट है और उम्र 110 साल। अब आप विल्डर हाउस जाइए और एम्स के कागजात की छानबीन करिए। पॉसिबल है हमें इन आत्माओं के बारे में कुछ और बातें मालूम हो जाएं। उस रोज़ मैंने एम्स विल्डर की लाइब्रेरी में रखी हुई मेज़ की दराज में से एक लंबा सा सील किया हुआ लिफाफा निकाला जिस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैंने उसे चाक किया, जब मैंने उसे खोला तो एम्स विल्डर के कलम से लिखा हुआ एक लेटर निकला और उसे पढ़कर घटनाओं की सारी गुम हुई कड़ियाँ मेरे सामने आ गईं। प्यारे एलिस, जब तुम मेरा ये ख़त पढ़ोगे मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मैंने तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, उम्मीद है तुम उन्हें अमल में लाओगे ताकि आत्माएं मेरी कब्र में दाखिल न हो सकें। अगर तुम महसूस करो कि ये आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं तो फ़ौरन एंड्रियो की लाश को तलाश करके उसे जला देना।
तुमने उसकी आत्मा को विल्डर हाउस के आसपास रात के वक्त घूमते हुए देख लिया होगा, जैसा कि मैंने भी कई दफ़ा उसे देखा है। उसे आज से ठीक 1 साल पहले मैंने पसली में खंजर घोंपकर हलाक कर दिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार डालता। वो खंजर अब भी एंड्रियो की लाश के ढांचे में छुपा होगा। मैंने जब एंड्रियो को मारा तो उसकी लाश इसी तहखाने में रख दी थी जहां अब मेरी लाश रखी है, लेकिन एंड्रियो की गुलाम आत्मा ने दरवाज़ा तोड़कर लाश निकाल ली और उसे किसी और जगह छुपा दिया। मैं कोशिश के बावजूद उसे तलाश नहीं कर पाया। यही वजह है कि एंड्रियो की आत्मा मुझसे बदला लेने पर तुल गई। मैं जानता था कि उससे बचना मुश्किल है, बस मैंने अपने आप को मौत के हवाले कर देने का फ़ैसला कर लिया और ख़ुदकुशी कर ली। और तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम ही इन इंस्ट्रक्शन पर, इन निर्देशों पर अमल करके मेरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ मुक्ति दिला सकते हो, बल्कि एंड्रियो की आत्मा को भी भस्म कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम ख़ानदानी दुश्मनी और रंजिश को भूल करके मेरा ये काम ज़रूर कर दोगे। इसीलिए मैंने अपनी आत्मा को छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारे हवाले ये काम किया है। एक बात और समझ लो कि अगर एंड्रियो की आत्मा ने मेरी लाश हासिल कर ली तो एंड्रियो की लाश के साथ साथ मेरी लाश को भी जलाकर राख कर डालना, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख की आग में जलता रहूँगा। तुम्हारा बदनसीब चचा एम्स विल्डर। ये ख़त लेकर मैं वकील के पास पहुंचा। उसने भी उसे पढ़ा और बताया कि आमिल रॉबर्ट इन आत्माओं को भगाने पर रजामंद हो गया है, यानी राज़ी हो गया है, और उसने कहा है कि वो रात के किसी वक्त आपके यहाँ पहुँच जाएगा। बहरहाल अगर ये आत्माएं यहाँ से दफ़ा हो गईं तो एम्स विल्डर की लाश को कोई ख़तरा नहीं। मेरा ख्याल है कि आज रात फिर एंड्रियो और उसकी साथी आत्मा मकबरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेंगी, इसलिए उन्हें आज ही भस्म कर देना चाहिए। मैं रॉबर्ट को साथ लेकर रात के 12 बजे तक विल्डर हाउस पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस खत में लिखा है कि जब तक एंड्रियो की लाश मिल नहीं जाती उसकी आत्मा को भगाना मुश्किल है। मैंने कहा, ऑफ कोर्स हमें उसकी लाश ढूंढनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि एंड्रियो की लाश, जो अब तक एक ढांचे में बदल चुकी होगी, विल्डर हाउस के वीरान बाग में कहीं छुपी है। हम उसका चप्पा चप्पा देखेंगे। वो लर्जा देने वाली रात ऐसी थी कि जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो डर से दिल बैठने लगता है। ऐसा मालूम होता था जैसे वक्त थम गया हो। उस उजाड़ मकान के अंदर मैं बिल्कुल अकेला था। मिसेस सेल्डन तो शाम से पहले ही चली जाती थीं और बुढ़ा जैकब भी फरार हो चुका था। चांद आसमान पर चमक रहा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की में लैंप जलाकर रख दिया था ताकि वेरबी और रॉबर्ट को पता चल जाए कि मैं अपने कमरे में हूँ। मुझे शिद्दत से उनका इंतज़ार था और बार बार मेरी नज़र घड़ी की तरफ जाती और पत्ता भी खड़कता तो मैं चौंक पड़ता। 1 बज गया। उन 2 लोगों का कहीं पता नहीं था। ये अचानक मकबरे की तरफ से हवा के साथ एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों में आई, जैसे कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो। मैंने खिड़की में से देखा तो एक बड़ी चमगादड़ मकबरे के ठीक ऊपर मंडला रही थी। मेरे देखते देखते ये चमगादड़ बाग की तरफ उस जगह पर गई जहाँ एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी उम्र 300 साल से कम नहीं होगी। ये चमगादड़ उस पेड़ के एक खोखले तने में दाखिल होकर गायब हो गई। चांद की साफ और शफाफ रोशनी में मैं आंखें फाड़े उस पेड़ को देख रहा था कि मुझे उसकी जड़ों के पास एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे एंड्रियो बेंटले की शक्ल धार रहा था। देखते देखते ये साया एक दुबले पतले से ऊंचे कद के इंसान की सूरत में बदल गया। मैं खिड़की के करीब खड़ा बेहिस्सो हरकत, बिना हिले डुले धड़कते दिल के साथ ये मंजर देख रहा था। इतने में एंड्रियो के करीब मैंने उससे भी लंबे एक और आदमी को खड़े पाया। उसका ड्रेस भी काला था। वो दोनों खामोशी से खड़े मकबरे की तरफ देख रहे थे। फिर वो कुछ कदम आगे बढ़े। अब चांदनी में उनके भयानक सफ़ेद चेहरे मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस मौके पर
एक और भयानक खुलासा हुआ और मेरे जिस्म का खून खींचकर मेरे कलेजे में सिमट आया। उन दोनों का साया नहीं था, बल्कि वो एक शीशे की तरह दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके जिस्मों के पार भी आसानी से दूसरी तरफ का मंजर नजर आ रहा था। एंड्रियो की गुलाम आत्मा अब पूरी तरह से आदमी की शक्ल में मेरे सामने थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। जब वो वहां से हटकर धीरे धीरे मकबरे की तरफ चले तो मैंने देखा कि उस पेड़ के तने में एक बड़ा सा सुराख है। तभी मुझे ख्याल आया कि एंड्रियो की लाश उस खोखले तने के अंदर पड़ी होगी। मैंने वेरपी और रॉबर्ट के आने का इंतज़ार किए बगैर लैंप उठाया और दरवाज़ा खोलकर दबे पांव सीढ़ियां उतरता हुआ मकान से बाहर निकल आया और आगे पेश आने वाले जानलेवा खतरे से लापरवाह होकर सीधा मकबरे की तरफ चला, क्योंकि वो दोनों नापाक आत्माएं वहां दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थीं। जब मैं उनके बिल्कुल करीब जा पहुंचा तो उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा। मुझसे उनका फासला 10-12 फीट से ज़्यादा नहीं था। एंड्रियो बेंटले की आत्मा मुझे देखने के बावजूद दरवाज़ा खोलने में बिजी रही और उसने मेरे आने का कोई नोटिस ही नहीं लिया। अलबत्ता उसके साथी की लाल लाल आंखें अंगारा बरसाने लगीं। वो परिंदों की तरह मुंह खोलकर मेरी तरफ बढ़ा और उस वक्त मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। मेरे पास उन आत्माओं से सुरक्षित रहने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मैंने लैंप वहीं पटका और बेतहाशा नदी की तरफ भागा। एंड्रियो की गुलाम आत्मा मेरे पीछे थी। मैं सारी रुकावटों और मुश्किलों को फलांगता हुआ अंधाधुंध नदी की तरफ भाग रहा था। मुझे अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी। कई दफ़ा मैंने मुड़ कर देखा। वो शैतानी आत्मा इंसानी भेस में लगातार मेरा पीछा कर रहा था। नदी की तरफ मैं इसलिए भाग रहा था कि मैंने एम्स विल्डर की जमा की हुई काले जादू की किताबों में पढ़ा था कि आत्माएं पानी को पार नहीं कर सकती जब तक उनको काबू करने वाला साथ ना हो। नदी का ठंडा पानी धीरे धीरे बह रहा था। मैंने बेधड़क उसमें छलांग लगा दी और बीच में जा पहुंचा। जब पलटकर देखा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि आत्मा के कदम नदी के किनारे रुक गए थे। उस वक्त मुझे ठंडे पानी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। काफ़ी दूर जाकर जब मुझे इत्मीनान हुआ कि आत्मा इधर नहीं आएगी तो मैं नदी से निकलकर किनारे पर आया। उस वक्त सच पूछिए तो मुझे अपने तन बदन का कोई होश नहीं था। भीगे हुए कपड़े मेरे बदन से चिमटे हुए थे और मैं पागलों की तरह उस सड़क पर दौड़ रहा था जो गांव की तरफ जाती थी। अचानक मैंने दूर से आती हुई एक कार की बत्तियां देखीं और मैं सड़क के ठीक बीच में खड़ा होकर उसे रुकने का इशारा करने लगा। कार मेरे करीब आकर रुकी और उसमें से रॉबर्ट और थॉमस वेरबी बाहर निकले। मैंने हांफते कांपते उन्हें सारी बात सुनाई। वेरबी और रॉबर्ट चुपचाप सारा किस्सा सुनते रहे। फिर कोई बात कहे बगैर उन्होंने मुझे कार में बिठाया और गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। कुछ मिनट में हम विल्डर हाउस के बाहर पहुंच चुके थे। जल्दी करो, वेरबी ने घबराते हुए कहा। उन्होंने अब तक मकबरे का दरवाज़ा तोड़ दिया होगा। घबराओ नहीं, अभी सब ठीक हो जाता है, सफ़ेद बालों वाले रॉबर्ट ने इत्मीनान से कहा और जेब से एक लंबी मशाल निकाली और उसे पल भर में रोशन कर दिया। मशाल जली और उसमें से नीले रंग के शोले उठने लगे। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरे बच्चे, तुम किस्मत के धनी हो कि नदी में छलांग लगाकर जान बचा लिए। तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी की कि उनके मुकाबले पर चले गए। उन्हें मारने के लिए दुनियावी हथियारों की नहीं, रूहानी हथियारों की ज़रूरत है। बूढ़ा आमिल कमज़ोर होने के बावजूद जवानों जैसी तेज़ी और जुर्रत दिखा रहा था। तेज़ तेज़ कदमों चलते हुए हम एम्स के मकबरे की तरफ गए। दरवाज़ा टूटा हुआ था और दोनों आत्माएं एम्स विल्डर की लाश को उठाए बाहर आ रही थीं। एक लम्हे के लिए रॉबर्ट रुका और मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ आत्माओं की तरफ लपका। आत्माओं ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनके मुंह से भयानक चीखें निकलीं। उन्होंने एम्स विल्डर की लाश वहीं छोड़ी और वीरान बाग की तरफ भागे, जहां 3 सदियों पुराना पेड़ खामोशी से ये तमाशा देख रहा था।
आमिल मशाल लिए उनके पीछे दौड़ा। अब वो पूरी ताकत से चिल्लाया, जल्दी करो, इस पेड़ के खोखले तने में एंड्रियो की लाश या ढांचा पड़ा होगा, बाहर निकालकर उसे आग लगा दो। आत्माएं लगातार चीख रही थीं और उनकी आवाज़ों से आसपास का सारा इलाका लरज़ रहा था। जब आमिल पेड़ के पास पहुंचा तो आत्माओं ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन आमिल बिल्कुल नहीं घबराया और मशाल आगे कर दी। आत्माएं अब चीखती हुई मकान के उस हिस्से की तरफ भागी जहां लाइब्रेरी का कमरा था। मैंने कांपते हाथों से पेड़ के खोखले तने में हाथ डाला। मेरा हाथ हड्डियों से टकराया। एक एक करके मैंने सारी हड्डियां बाहर निकाल लीं। आखिर में एक खोपड़ी हाथ आई, उसे भी मैंने दूसरी हड्डियों के ऊपर डाल दिया। आमिल ने मशाल से उनको आग लगा दी। देखते ही देखते हड्डियां जलकर राख हो गईं। अब जो हमने देखा तो सिर्फ एंड्रियो बेंटले की आत्मा बाकी थी और उसकी गुलाम दूसरी आत्मा गायब हो चुकी थी। दूसरी आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है, आमिल ने ऐलान किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एंड्रियो बेंटले की आत्मा वापस क्यों नहीं जा रही। उसने मुझे हुक्म दिया कि एक बार फिर पेड़ के तने में तलाशी लूं, शायद कोई हड्डी जलने से बची रह गई है। शायद कोई हड्डी जलने से बाकी बची रह गई है। बेंटले की आत्मा बार बार वहशियाना अंदाज में हमारी तरफ हमला करती और मशाल से डर कर वापस लौट जाती। रॉबर्ट की पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। उसने थके हुए लहजे में कहा, खुदाया हम पर रहम कर, अगर ये मशाल जलकर ख़त्म हो गई तो ये आत्मा हम सबको मार डालेगी। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ मकान के अंदर घुसा। एक साथ कई कई सीढ़ियां चढ़ता और बरामदे में पड़ी हुई कुर्सियों और दूसरे सामान से टकराता गिरता पड़ता आखिरकार अपने कमरे में पहुंच ही गया। मैंने कोने में पड़ा हुआ इंसानी पंजा उठाया और उसे बाहर लेकर भागा। मशाल बुझने ही वाली थी कि मैंने ये पंजा ज़मीन पर फेंककर रॉबर्ट को इशारा किया और उसने मशाल की बुझती हुई लौ से उसे आग लगा दी। एंड्रियो बेंटले की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और उसके बदन में आग लग गई। कुछ सेकंड के बाद राख के ढेर के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। बूढ़े आमिल ने ये राख समेटकर एक कपड़े में बांध ली। उसके बाद हमने एम्स विल्डर की लाश उठाई और उसे दोबारा दफन किया। जब हम इस काम से फ्री हुए तो सुबह की रुपहली रोशनी फूट रही थी और विल्डर हाउस पर ना जाने कब से छाए हुए अंधेरे और मनहूस साए दूर हो रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।